गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। मध्य प्रदेश के नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज का हमारा विषय होगा कि पूरे मध्य प्रदेश को आज हमने एक दृष्टि में लेके रखा है, जैसे कि पूरे जो मध्य प्रदेश का निचोड़ है, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के बारे में और जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उन्हें एक नज़र में अपन ने रखते हुए आज एक मध्य प्रदेश का बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में रखते हुए आज का जो लेक्चर है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो टॉपिक्स अपने चल रहे हैं उन्हें आप सेल्फ नोट्स में कन्वर्ट करें, और सेल्फ नोट्स का एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपको जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा में भाग लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो आपके सेल्फ नोट्स से नज़र आएगा। तो आज का हम एक जो विषय स्टार्ट कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में लेके चलेंगे, मतलब मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी एक नज़र में दे रहे हैं। इसका भी आप एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। तो देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे, ये दिया है अपना मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, राइट। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थापना, मतलब कि मध्य प्रदेश को कब बसाया गया था, मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी। तो ये मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस हैं उनमें भी कई बार मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के अन्य नाम रहेंगे, मतलब मध्य प्रदेश को किन्हीं अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। मतलब देखिए कैसे, सबसे पहले मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश भारत देश के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश का नाम दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता है नदियों का मायका। मायका का अर्थ होता है यहाँ जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, तो ये नदियों का मायका हो गया। सोया प्रदेश बोले, मतलब सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। उसके बाद टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट अब नाम से ही जाहिर हो रहा है, मतलब कि मध्य प्रदेश में टाइगरों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक पुराना नाम है जिसे मध्य प्रदेश से पहले बुलाया जाता था, ये था अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसे मध्य प्रदेश को पुराना नाम से जाना जाता है, मतलब मध्य प्रदेश का पुराना जो नाम था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। उसके बाद इसे कोहिनूर प्रदेश कहा जाता है, मतलब कि हीरा प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरे की खदानें हैं और यहाँ हीरा बनाने का कारखाने, मतलब हीरा बनाने की जो खदानें हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, तो ये कोहिनूर प्रदेश के नाम से, हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक छोटा भारत देश, उसके नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। जनजाति प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में भारत देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे जनजाति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं। और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं उनमें एक प्रश्न इनमें से पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का कोई एक नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश को इनमें से निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ आपको एक आंसर देना होगा, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश जो नाम दिया था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था? क्यों, हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई किसी न किसी का नाम अवश्य देता है, चाहे वह आज की जनरेशन्स के जो संस्कृतियां हैं उनमें देखा जाए, या मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को देखा जाए, या भारत के किसी भी क्षेत्र को देखा जाए, तो वहाँ पे किसी न किसी का नामकरण करने का जो श्रेय है वो किसी न किसी व्यक्ति को जरूर जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश को जो हृदय प्रदेश का जो नामकरण किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राइट। मतलब मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की वैसे तो कई राजधानियां हैं, खेल राजधानियां हैं, सांस्कृतिक राजधानियां हैं, मैग्नी राजधानियां, कई राजधानियां हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था और मैंने अच्छे से आपको क्लियर कराया था वो टॉपिक। लेकिन यहाँ पर एक मध्य प्रदेश को छोटी सी दृष्टि में देख रहे हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की मुख्य राजधानी के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की मुख्य राजधानी अपनी कहाँ है? भोपाल। राजधानी का अर्थ ये होता है कि मध्य प्रदेश को जहाँ से कंट्रोल किया जाता है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश का जो कंट्रोल रूम है वो अपना कहाँ होता है? भोपाल में। तो इसे अपन क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की राजधानी कहेंगे। मध्य प्रदेश की अलग अलग प्रकार की अलग अलग राजधानियाँ हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे पंचमढ़ी को कहा जाता है, इसी प्रकार सांस्कृतिक राजधानियाँ हैं, कई राजधानियाँ जो आपके पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कराया था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक दृष्टि में मध्य प्रदेश को नजर डाल रहे हैं। तो यहाँ अपन मुख्य राजधानी की अपन बात कर रहे हैं। तो ये अपनी कौन सी राजधानी हो जाती है? भोपाल।
उसके बाद जो टॉपिक है वो देखा जाएगा राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कि मध्य प्रदेश जो है उसकी स्थापना किस डेट में की गई थी, तो वो अपनी की गई थी 1 नवंबर को। इसलिए राजकीय दिवस मतलब किसी चीज़ का जन्म होना, जैसे अपने जनरेशन में किसी बच्चे का जन्म होता है, जैसे 27 जुलाई को किसी बर्थडे का किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो 27 जुलाई को उसका क्या हुआ, स्थापना दिवस। सेम इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जो जन्म है, मध्य प्रदेश का जो स्थापना है वो 1 नवंबर को हुआ, तो मतलब इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष के 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा, राइट। इसे मध्य पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य पर्व कब मनाया जाता है, एमपीपीएससी की परीक्षा में आ सकता है या मध्य प्रदेश की किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है, तो मध्य पर्व कब मनाया जाता है, अपना 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मध्य पर्व मनाने का अर्थ देखिए, जैसे अपने यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं, क्योंकि ये अपने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, और यहाँ पर ये अपने ऊपर है या अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस सांस्कृतिक प्रोग्राम को कितने अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, इनको भारत देश में बहुत ही मतलब बहुत महत्वपूर्णता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो अपना कौन सा डे था, वो 15 अगस्त। तो इसे भारत देश प्रत्येक वर्ष की 15 अगस्त को सांस्कृतिक प्रोग्रामों के तहत जिले के डीएम और मंत्रिगण परिषद के महोदय के उपस्थिति में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन है, अंतिम पुनर्गठन का मतलब एक तरीके से अपन कह देते हैं संशोधन। जिस तरीके से मानो किसी क्षेत्र में किसी की जनसंख्या बढ़ गई तो उसमें से हटा के कुछ क्षेत्र को हटा के एक दूसरा जिला बना दिया गया, या एक मध्य प्रदेश राज्य में से किसी राज्य को अलग कर दिया गया। तो ऐसा लास्ट टाइम जब हुआ था तो ये अपना कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 में। क्या हुआ था सन 2000 में, मतलब कि छत्तीसगढ़ को कुछ एरिया लेकर अलग कर दिया गया था। तो ये मध्य प्रदेश का जो है दोबारा से अंतिम पुनर्गठन, मतलब लास्ट टाइम ये जो पुनर्गठन हुआ था वो अपना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। लेकिन अभी देखिए मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम 3 जिले बढ़ाए गए हैं, मतलब कि मार्च 2020 में आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश के 3 जिले नए अभी भी बढ़ाए गए हैं, और इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की जो आकृति है, मतलब मध्य प्रदेश किस आकृति का है। देखें तो आपने कैमल सिटिंग के नाम से भी देख सकते हैं, जैसे ऊँट होता है, ऊँट जिस आकार में बैठ जाता है सेम मध्य प्रदेश का नक्शा नज़र आता है। अगर आप इसे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको जनरली पता चल जाएगा। लेकिन वैसे इसका जो आकार है वो आयताकार है। कैसा है इसका आकार, आयताकार है, राइट। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, मतलब मध्य प्रदेश कितनी एरिया में फैला हुआ है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक जो नेशनल हाईवे है मानो वो 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो सेम इसी प्रकार से माना कि एक रूम है, उसका जो एरिया है वो कितना हो गया, 10 बाई 12 का रूम हो गया। सेम ये मध्य प्रदेश है। तो अपना जो टोटल मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कितना उसका टोटल क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा अपना 308252 वर्ग किलोमीटर। मतलब पूरे भारत देश का इतना छोटा सा हिस्सा बीचों बीच में जो स्थित है वो है अपना मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कितना है 308,252 वर्ग किलोमीटर। उसे अपना 9.38% पूरे भारत देश का 9.38% अपना मध्य प्रदेश है, राइट। ये अपना मध्य प्रदेश का प्रतिशत है पूरे भारत, मतलब जैसा कि मैं आपको बताऊं ये पूरा भारत हो गया, इसमें से 9.38 मतलब इतना हिस्सा अपना मध्य प्रदेश का हटा दीजिए, तो ये अपना कौन सा हिस्सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश का, राइट। उसके बाद अपन अगला टॉपिक देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का। मतलब भारत देश में 28 राज्य हैं, 29 थे, अभी जम्मू कश्मीर को हटा के केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो टोटल अपने जो राज्य हैं प्रत्येक का अलग अलग एरिया है। इसी प्रकार से एरिया में मतलब फैलाव में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अपने भारत में कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा अपना जो राज्य होगा पहले नंबर पे आने वाला वो अपना होता है राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपना नाम आता है मध्य प्रदेश का। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि में। याद रखना है इस बात को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जब होती है जब आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाता है कि बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कन्फ्यूज हो गए। आप सोचोगे सर ने तो राजस्थान बताया था पहले नंबर पर, लेकिन नहीं, मैंने बताया था सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और मध्य प्रदेश अपना सेकंड नंबर पे आता है, राइट। इसी प्रकार पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो यूपी पॉपुलेशन में सबसे आगे है, नंबर 1 पे आता है जनसंख्या के क्षेत्र में, याद रखना। और ये क्षेत्रफल में सबसे आगे है राजस्थान, सेकंड नंबर पे अपना आता है मध्य प्रदेश।
उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के फैलाव की, मतलब मध्य प्रदेश के किस दिशा से किस दिशा की ओर कितना फैला हुआ है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है, मतलब मध्य प्रदेश उत्तरी कॉर्नर से दक्षिणी कॉर्नर तक कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो ये अपना फैला हुआ है 605 किलोमीटर में। मतलब कि कहने का अर्थ ये है उत्तर दिशा के मध्य प्रदेश के अंत से आप स्टार्ट करें और दक्षिण दिशा मध्य प्रदेश के अंत तक जाते जाते आपको सिर्फ और सिर्फ 605 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मध्य प्रदेश फिनिश, मतलब मध्य प्रदेश की विजिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक दिशा की। उसके बाद अगर पूर्व से आप घूमना शुरू करते हैं और पश्चिम तक जाते हैं तो मध्य प्रदेश को घूमने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 870 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप मध्य प्रदेश पूरा घूम चुके, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय प्रतीक, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। जैसे भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसी प्रकार से अपने मध्य प्रदेश का भी कोई राजकीय चिन्ह होगा। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी होगा, मध्य प्रदेश का राजकीय फल होगा। तो ये जो राजकीय चिन्ह है इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा से कोई अर्थ नहीं है, मध्य प्रदेश की जो स्पेशल भाषा है वो है अपनी हिंदी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अपनी क्षेत्रीय भाषा भी फेमस है। जिस तरीके से आप निमाड़ी साइड चले जाइए, बुंदेलखंड साइड चले जाइए, तो यहाँ अपनी जो भाषा है तो वहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाएगी, निमाड़ी में निमाड़ी, अलग अलग क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ फेमस है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्पेशल भाषा है वो अपनी हिंदी है, राइट। तो ये अपनी हिंदी भाषा मध्य प्रदेश की भाषा होगी, राइट। उसके बाद अन्य क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग क्षेत्र पर, जैसे जरूरी तो नहीं है कि अगर इस क्षेत्र में एक जाति रहती है तो वहाँ सिर्फ वही जाति पाई जाए, नहीं, वहाँ कोई अन्य जातियों के 2 या 3 से घर वहाँ आ गए तो वो अन्य जाति हैं, वो अपनी भाषा अलग बोलेंगे, वो अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम अलग बनाएंगे, उनकी संस्कृतियाँ अलग होंगी, सारे विचार अलग होंगे। तो जरूरी नहीं है कि उनको सिर्फ उन्हीं के साथ दर्जा दे दिया जाए जिस तरीके से वहाँ पहले जनजातियाँ रह रही हैं, गलत होगा। ये अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, कौन किस लैंग्वेज में अपना बात कर रहा है। उसके बाद अपन करेंगे राजकीय चिन्ह के बारे में। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, राजकीय चिन्ह है अपना 24 स्तूप आकृति का बना हुआ एक गोला, उसके नीचे ग्रीन कलर का एक गोला जिसमें मध्य प्रदेश और इसके बारे में बताया, गेहूं और धान की बालियां छपी हुई हैं, अशोक चिन्ह है, बरगद का पेड़ है। ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स आपको बताया था, उसे आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने किसी प्रकार का चित्र नहीं बनाया है क्योंकि डबल टाइम बनने से कोई इसका अर्थ नहीं था। मैं आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा चुका हूँ, राइट। मैंने तो सिर्फ यहाँ ये हिंट इसलिए दी है कि मध्य प्रदेश को एक नज़र डालते हुए अपन स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद अपन करेंगे राजकीय गान। जैसे अपना राष्ट्रीय गान है, बताओ क्या है अपना राष्ट्रीय गान। मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको ही देना है। राष्ट्रीय गान अपना क्या है बताइए। चलिए आपको ही बताना है, मुझे नहीं आता है, ठीक है। अब आप देखेंगे राजकीय गान क्या है। मेरा मध्य प्रदेश है, जैसे सबका साथी सुख का दाता, ये आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, ये अपना राजकीय गान है। अच्छा, ये लिखा किसने था और हाँ राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, ये दोनों आप बिल्कुल तुलना कर सकते हो। तो देखिए ये लिखा था अपना श्री महेश श्रीवास्तव ने सन 2010 में, राइट। महेश श्रीवास्तव ने राजकीय जो गान है वो लिख के दे दिया था 2010 में, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय पुष्प के बारे में। राजकीय पुष्प लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सफ़ेद लिली, राइट। उसके बाद पशु अपना बारहसिंगा है, बर्बेडरी जाति का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और ये टॉपिक मैंने आपको स्पेशल उस वीडियो में पढ़ाया है। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी अपना कौन सा है बताइए भाई। ये अपना दूधराज रहेगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा रहेगा, ये अपना दूधराज रहेगा। उसके बाद अपन बात करेंगे वृक्ष, तो ये अपना बट वृक्ष मतलब कि बरगद का पेड़, राइट। राजकीय मछली कौन सी है, ये अपनी महासीर है, जिसे 2011 में मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी, 2011 में। उसके बाद अपना नाट्य, राजकीय नाट्य कौन सा है, ये अपना माछ है, जिसे आपने को मैंने पिछली वीडियो में बाय फिगर कंप्लीट उसकी डिटेल्स, माछ में क्या क्या होता है, कहाँ कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, ये सब मैंने आपको क्लियर बताया था। तो ये अपना हो जाता है राजकीय नाट्य। उसके बाद अपन करेंगे राजकीय नृत्य के बारे में। राजकीय नृत्य अपना कौन सा है, ये अपना राई है, ये बुंदेलखंड साइड फेमस है, बुंदेलखंड का स्पेशल है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय फसल। तो राजकीय फसल अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का नाम एक सोया प्रदेश भी है, मतलब है कि सोयाबीन की फसल यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो अपनी जो मध्य प्रदेश की फसल हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सोयाबीन, राइट। उसके बाद अपन खेल की बात करें तो खेल मलखंभ यहाँ का राजकीय खेल है। जैसा कि एक खंभा है, उसके ऊपर लोग चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरना, उनका एक मैंने आपको पिछली वीडियो में चित्र सहित दिखाया है, उसे आप देख सकते हैं। ये 2013 में मनोनीत किया गया था, मतलब कि 2013 में से मंजूर दी गई थी, मलखंभ को राजकीय खेल बनाया गया था। उसके बाद राजकीय नदी कौन सी है, राजकीय नदी मतलब जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, मतलब भारत देश की गंगा गंगा है, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। इसकी टोटल लंबाई कितनी है ये आपको पता है किसी को,
1312 इसकी टोटल लंबाई है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में सिर्फ 1077 किलोमीटर ही बहती है। मतलब कि ये इसकी टोटल लंबाई तो अपनी 13-12 किलोमीटर हो गई, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, बाकी की अदर स्टेट्स में क्रॉस हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में अपनी कितनी बहती है ये 1077 किलोमीटर। राजकीय फल कौन सा है, आम। राष्ट्रीय और राजकीय दोनों फल कौन से हैं अपने, आम है। ये आपकी कंफ्यूजन परमानेंट दूर रखना कि राजकीय और राष्ट्रीय फल आम है। उसके बाद अपन छोटी सी नज़र डालेंगे राजनीतिक भाग पर। राजनीतिक भाग कोई परमानेंट भाग नहीं है, चाहे इसकी सीटें हों, तहसील्स हों या लोकसभा क्षेत्र हों, अनुसूचित जाति लोकसभा, ये बदलते बदलते रहते हैं। तो इसमें आप किसी प्रकार का ये परमानेंट क्वेश्चन क्लियर करके ना रखें कि सर ने ये बताया था, तो आपको नेक्स्ट टाइम कहीं क्वेश्चन दिखाई देता तो आप मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन को टिक करके आ सकते हैं। गलत है, ये अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये मैं सामान्य जानकारी आपको दिए देता हूँ, क्योंकि ये एक परमानेंट जानकारी नहीं है जो कि कभी नहीं बदलती है, ये अप डाउन होती रहती है। तो देखिए राज्यसभा की जो सीटें हैं अपने मध्य प्रदेश की, वो टोटल कितनी है भाई, 11। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटें 11 हो गई। लोकसभा सीट कितनी है, 29, जिसमें से अनुसूचित जाति की हैं और अनुसूचित जनजाति की हैं 6 और 4, राइट। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, मतलब अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र आरक्षित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसे लोकसभा के लिए आरक्षित किया गया है भाई, ये अपने 4 क्षेत्र हैं। तो नंबर 1 भिंड, दूसरा टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, इन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है लोकसभा क्षेत्र में, राइट। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है भाई, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था अनुसूचित जाति के लिए, अब अपन पढ़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए अपने 6 क्षेत्र निम्नलिखित है, क्या कौन से, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल, राइट। ये अपने कौन से हो गए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक। उसके बाद अपन बात करेंगे विधानसभा सीट। अपने यहाँ विधानसभा सीट कितनी है टोटल, 230, और एक अपने एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए है, ये सिंगल सीट एक है, तो टोटल अपनी 231 सीट हो जाती है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट कितनी है। अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट कितनी है, 35 सीट है अनुसूचित जाति के लिए। अब अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा सीट कितनी है, ये अपनी 47 है, कितनी है 47। तो ये अपना एक राजनीतिक टॉपिक था जिसे मैंने आपको शायद डिटेल्स में बता दिया है, लेकिन ये बदलता रहता है, इसलिए इसे परमानेंट अपन करके नहीं रखेंगे। ये कभी भी कोई भी सीट चेंज हो गई, किसी आरक्षित सीट है जो वो हटा के चेंज कर दी गई, तो ये सिर्फ अपना राजनेताओं पर निर्भर है, तो इसे कभी भी चेंज कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो फिलहाल की कंडीशन में है ये आपका ये है जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है, राइट। उसके बाद एक नज़र डालेंगे अपन प्रशासनिक संरचना, मतलब कि ये देखिए प्रशासनिक संरचना में क्या है, संभाग टोटल कितने हैं अपने मध्य प्रदेश में। तो टोटल संभाग कितने हैं भाई, ये अपने टोटल संभाग हो जाएंगे 10, ठीक है। मैं संभाग की डिटेल्स और नाम नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मैं सिर्फ दृष्टि समझा रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश पर एक नज़र डालिए, जब इसके बारे में अपन डिटेल्स पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, संभाग वाइज मैं आपको टोटल कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद देखेंगे कुल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में। अभी तक आपने 51 जिले पढ़े थे। उसके बाद एक आगर मालवा को बना दिया गया, वो अपना 52वां जिला हो गया। निवाड़ी अपना कौन सा जिला हो गया, 52वां। उसके बाद अपन ने 3 जिले मार्च 2020 में दोबारा से बनाए गए हैं, जो देखिए कैसे कैसे बनाए गए हैं। अभी अपने 52 जिले थे, इन्हें 3 जिलों की मंजूरी और दी गई है। कमलनाथ अपने मुख्यमंत्री रहे जब इन्हें मंजूरी दी गई जब, तो देखिए वो कौन कौन से थे। एक तो मेहर अलग किया गया था, जो कि किस जिले से अलग किया गया था, सतना से। उसके बाद दूसरा अलग किया गया था नागदा, इसे अपने उज्जैन से अलग किया गया था। फिर उसके बाद चाचौड़ा करके एक बनाया गया जिला, जिसे अपना गुना से अलग किया गया है ना, मंजूरी दे दी गई है। ये अपने 3 जिले हैं जो अलग से बनाए गए हैं। उसके बाद अपनी मध्य प्रदेश में तहसीलें हैं जो अप डाउन होती रहती हैं, ये परमानेंट और फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ आप इन्हें पढ़ें। और अगर इनका कोई भी लेटेस्ट जो जानकारी है वो अगर आती है तो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके टच में जो भी टीचर्स है या मेरे माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकती हैं। तो ये अपनी 424 है, कहीं कहीं आपको कम भी मिलेंगी, कहीं ज़्यादा भी मिलेंगी। तो इसमें इस प्रकार का कोई भी रॉन्ग क्वेश्चंस अपने माइंड में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं। उसके बाद अपने विकासखंड, ये अपने 313 हैं। और आदिवासी विकासखंड का अर्थ आपको जानते ही होंगे। विकास का अर्थ मतलब है आपका डेवलपमेंट, मतलब जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र डेवलप हो रहा है या डेवलपमेंट पर है या डेवलपर है, तो उसे अपन विकासखंड का नाम दे देते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ 313 विकासखंड हैं जो डेवलपमेंट
कर रहे हैं या डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद अपन देखेंगे आदिवासी विकास खंड, आदिवासियों के भी तो भाई क्षेत्र होते हैं अलग अलग, वो भी डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप कर चुके हैं तो उनको भी एक अलग संख्या दी गई है, तो वो अपनी कितनी हो जाएगी 89। उसके बाद जिला पंचायत कितनी होती हैं, जिला पंचायत विकास खंड दोनों बराबर है, कितनी है 313, ये अपनी जिला पंचायत हो जाएंगी। सॉरी, जिला पंचायत जो होती हैं वो होती हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट, तो जितनी डिस्ट्रिक्ट उतनी जिला पंचायत, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने बताया था 52 + 3, तो उतनी अपनी जिला पंचायत हो जाएंगी 52 + 3, राइट। उसके बाद जनपद पंचायत पढ़ रहे थे मैंने, सॉरी वो विकास खंड का ले लिया था, जिला पंचायत अलग है। और जनपद पंचायत अपनी टोटल कितनी होंगी, जितने अपने विकास खंड होंगे, मतलब कि 313। उसके बाद मध्य प्रदेश के टोटल गाँव की संख्या कितनी है बताइए, मध्य प्रदेश के टोटल गांव कितने हैं 54,903, ये मध्य प्रदेश के टोटल गांव हैं। पुलिस जिले एवं थाने कितने हैं, पुलिस जिले उतने ही हो गए जितने अपनी डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद अपने जो थाने हैं वो अपने 1099 हो जाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आप उसका आंसर दोगे? चलिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना। अपन आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या आंकड़े देखते हैं। अभी अपनी लास्ट टाइम जो जनगणना हुई है पॉपुलेशन काउंटिंग वो अपनी हुई है 2011 में। उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स की जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो दोबारा होगी, मतलब कि 2021 में ये दोबारा से होगी। उसके बाद नए आंकड़े आएंगे, जनसंख्या, नए कितने शिशु, कितने, ये सब डिटेल्स पूरी चेंज हो जाएगी। फिलहाल 2011 के अनुसार अपन जनसंख्या को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए 2011 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या अपनी कितनी है, ये देखिए 72626,809, ये अपनी क्या है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत कितना है भाई 6%। भारत में 6वां स्थान मध्य प्रदेश का था, कितना था 6वां, लेकिन तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तब से मध्य प्रदेश सॉरी भारत में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कितना आ गया 5वां। उसके बाद देखेंगे कुल पुरुष कितने हैं, पुरुषों की संख्या, ये अपने टोटल पुरुष हो जाएंगे 376,12306, मतलब अपने मध्य प्रदेश में टोटल 51.79% पुरुष हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे कुल महिलाएं कितनी हैं, ये 350,14,503, मतलब कि 48.23% अपनी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में टोटल, राइट। उसके बाद अब अपन बात करेंगे शिशु में भी महिलाएं और शिशु में पुरुष। देखिए कुल शिशु अपने यहाँ कितने हैं 0 से 6 वर्ष के, अपने यहाँ जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितने हैं 0 से 6 वर्ष के, ये अपने आएंगे 108,09,395। उसके बाद ये तो टोटल बच्चे हो गए, टोटल शिशु हो गए 0 से 6 वर्ष के, उसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो देखिए उन शिशुओं में पुरुष हो गए अपने 56,36,172 और महिलाएं हो गई 51,73,223, राइट। तो ये पुरुष और महिला 0 से 6 ओनली ईयर के। उसके बाद जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर देखेंगे, मतलब हर 10 साल में वृद्धि दर कितनी है देखिए। उसके बाद अपन ने ये टॉपिक देखा कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, मतलब कि ये 20.35% वृद्धि दर है, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 2.03%। मध्य प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर 2.03% है, ओके। उसके बाद अपन बात करेंगे कुल जनसंख्या वृद्धि। कुल जनसंख्या वृद्धि देखेंगे अपन, ये है लगभग 122,78786, ये अपनी कुल जनसंख्या वृद्धि रहेगी। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है। देखिए ये इंदौर है सबसे ज़्यादा, 32.7% वृद्धि दर है यहाँ, राइट। फिर उसके बाद सीरियल वाइज दिए गए हैं, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी, यहाँ ये क्रम वाइज दिए गए हैं जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। और कम से कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले भी हैं, वो देखिए अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है, मतलब कि 12.3% ओनली। फिर उसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट, यहाँ कम से कम जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा जिला बताइए एरिया वाइज क्षेत्रफल। तो ये अपना सबसे जो बड़ा जिला आएगा वो आएगा छिंदवाड़ा। कैसे, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 11,815 वर्ग किलोमीटर है, राइट। उसके बाद क्षेत्रफल में छोटा जिला ये अपना दतिया है 2011 के अनुसार। 2011 में जब जनगणना थी तब अपना सबसे छोटा जिला पढ़ा जाता था, या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मध्य प्रदेश की कई परीक्षाएं आप लोगों ने दी हैं या दे चुके होंगे, तब आपने सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का दतिया पढ़ा था, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो 2902 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन लेटेस्ट देखें अगर आगर मालवा,
ये अपना 2013 के अनुसार बन चुका है, जिसका क्षेत्रफल था अपना 2785 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि ये फिर छोटा हो गया। उसके बाद फिर निमाड़ी बन गया लास्ट टाइम 2018 में। तो ये निमाड़ी जब बना तो इसका जो क्षेत्रफल था वो था 1318 वर्ग किलोमीटर, जिसे 1 अक्टूबर 2018 को मंजूरी मिली थी। तो ये सबसे छोटा जिला, मतलब प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा आएगा, वो निमाड़ी होगा, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है बताइए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है कि 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का जो रेशियो निकाला है वो 236 व्यक्ति रह रहे हैं 1 किलोमीटर में। अब उसका क्षेत्रफल कितना है उसके अकॉर्डिंग आप 236 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसका घनत्व निकाल सकते हैं। ये देखिए जनसंख्या का जो घनत्व है उसकी दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो कितना है, भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो वो अपना 17th मतलब 17वां स्थान है, राइट। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है अपनी, टोटल ग्रामीण, तो ये दी गई 52557,404, मतलब पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ग्रामीण जो जनसंख्या है वो अपनी ये दी गई है 52557,404, ये अपनी ग्रामीण जनसंख्या, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे टोटल शहरी जनसंख्या कितनी है, ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये अपनी शहरी जनसंख्या होगी, याद से देखेंगे ये शहरी जनसंख्या है, मतलब कि 200,69,405, ये अपनी टोटल शहरी जनसंख्या हो गई मध्य प्रदेश की, राइट। अब अपन देखेंगे एससी की जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो अपनी 11345,302, ये अपनी टोटल जनसंख्या हो गई एससी की, राइट। उसके बाद टोटल जनसंख्या का 15% है, ये याद रखना इस बात को, एससी की जो जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या का 15.6% है, ठीक है। उसके बाद एससी की जनसंख्या वाले जिले देखने, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक, मतलब सबसे अधिक एससी के जो जनसंख्या है वो किन जिलों में पाई जाती है। देखो सबसे पहले इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर, सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे सबसे कम एससी की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, ये न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले, तो ये पाई जाती है सबसे जगह झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और उमरिया, यहाँ ये सबसे कम पाई जाती है एससी। उसके बाद अधिकतम एसटी वाले जिले, एक अपने यहाँ कास्ट है एसटी मतलब शेड्यूल ट्रिब, तो ये इसके सबसे ज़्यादा देखो धार में, बड़वानी में, झाबुआ में, छिंदवाड़ा में और खरगोन में, ये सबसे ज़्यादा मतलब अधिकतम एसटी की जनसंख्या पाए जाने वाले जो जिले हैं वो ये हैं। और सबसे कम एसटी की जनसंख्या पाए जाने वाले जो जिले हैं वो है अपने दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर, यहाँ एसटी की जनसंख्या जो है सबसे कम पाई जाती है। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट है अपना एसटी की जो जनसंख्या है वो देखिए दतिया, मुरैना, मंदसौर, भिंड और ये शाजापुर, यहाँ पे जो है सबसे कम एसटी की जनसंख्या पाई जाती है, राइट। उसके बाद अपन आते हैं सेक्स रेशियो पर, मतलब लिंगानुपात। अब लिंगानुपात का अर्थ तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है टॉपिक में, मतलब 1000 पुरुष पर 931, मतलब कि 931 महिलाएं, ये अपना सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश का, राइट। उसके बाद अपन देखेंगे शिशुओं का लिंगानुपात क्या है। शिशुओं का लिंगानुपात कितना, मतलब 1000 बच्चों पर कितने हैं, 918, शिशुओं में 1000 बच्चों पर 918, ये अपना शिशुओं का लिंगानुपात है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, मतलब सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर लिंगानुपात है 1021 लिंगानुपात, बालाघाट सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला। उसके बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ, ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाले, मतलब सेक्स रेशियो यहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले ये आते हैं अपने भिंड में, देखो सबसे कम 837, मतलब 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं, मतलब सबसे कम जो सेक्सुअल रेशियो है वो अपना कहाँ का है, भिंड का। उसके बाद फिर देखेंगे मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी, राइट। उसके बाद अपन साक्षरता दर, मतलब एजुकेशन पर आते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में एजुकेशन किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, किस क्षेत्र में सबसे कम है, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो देखिए अपने मध्य प्रदेश की टोटल साक्षरता दर देखें सबसे पहले कि वो कितनी है, तो लगभग 70% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं,
मतलब मध्य प्रदेश में 70% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी के 30% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये अपनी साक्षरता दर हो गई, मतलब 69.32%, राइट। जिनमें से देखिए पुरुष 78.73% पढ़े हुए हैं और महिलाएं 60% पढ़ी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी ही नहीं है। ये अपने यहाँ का साक्षरता दर है, महिलाओं का और पुरुषों का। उसके बाद अपन बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, मतलब सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन का महत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जहाँ लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखो सबसे पहले अपने आएगा जबलपुर। यहाँ पे अपनी जो साक्षरता दर है वो है अपनी 81.07%, मतलब लगभग 80% लोग वहाँ पढ़े हुए हैं। तो ये यहाँ की साक्षरता दर हो गई, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में साक्षरता दर अच्छी है, भोपाल में भी साक्षरता दर, और उसके बाद फिर बालाघाट, लास्ट में अपना आता है ग्वालियर। यहाँ की साक्षरता दर अच्छी है। उसके बाद अपन देखेंगे कम साक्षरता वाले, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग। तो ये अपन बात करेंगे। देखिए कम साक्षरता वाले जो जिले होंगे वो का सबसे पहला नाम आ गया मध्य प्रदेश का एक जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर बिल्कुल लास्ट में जाके, बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे अंत में खत्म हो गया, तो वहाँ अपना अलीराजपुर आ गया। यहाँ पे मात्र 35% लोग पढ़े हुए हैं, 36% लोग पढ़े हुए हैं। तो मतलब वहाँ पे 36.1% लोग वहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बाकी के 65% लोग सब अनपढ़ हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। ये देखिए। उसके बाद फिर आता है झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। ये कम साक्षरता वाले जिले हो गए। उसके बाद देखेंगे साक्षरता से देश। साक्षरता में मध्य प्रदेश साक्षरता में किस उसमें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तो वो आता है अपना 28वें नंबर पे साक्षरता दर में, राइट। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन है, महिलाएं या पुरुष। तो इसमें अपन बात करेंगे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं अपने यहाँ पुरुष। कहाँ, उसका भी एक एरिया डिवाइड है। किसी जगह पे तो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी हुई हैं और किसी जगह पे पुरुष ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो देखेंगे किस क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा पढ़ी हैं और किस क्षेत्र में पुरुष ज़्यादा पढ़े हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अपन ये आते हैं जबलपुर। यहाँ पे पुरुष बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, इनकी साक्षरता दर पुरुषों की अच्छी है जबलपुर में और इंदौर में। मतलब कितने परसेंट लोग पढ़े हैं वहाँ पुरुष, 87% पुरुष वहाँ पढ़े हुए हैं, राइट। महिलाएं कम पढ़ी हुई हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पढ़े हुए हैं भाई, ये अपना जबलपुर और इंदौर आ गया। सबसे कम पुरुष कहाँ पढ़े हुए हैं, ये अपना आ गया अलीराजपुर। यहाँ सिर्फ 42% लोग पुरुष पढ़े हुए हैं। उसके बाद फिर आते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर महिलाओं की, मतलब महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ी लिखी हैं, भोपाल में 75% महिलाएं पढ़ी हुई हैं भोपाल में। और सबसे कम महिलाएं कहाँ पढ़ी हुई हैं, वही अलीराजपुर, जहाँ का साक्षरता दर ही बहुत कम है। तो वहाँ महिलाएं भी 30% पढ़ी हुई हैं। आज का जो टॉपिक है अपना यही समाप्त होता है। मध्य प्रदेश को एक अपन ने दृष्टि में देखा, मतलब कि यहाँ अपन ने देखो राजनीतिक टॉपिक्स भी देखे हैं, जनसंख्या के टॉपिक पे भी बात की, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पुरुषों की ज़्यादा है, लिंगानुपात के बारे में भी अपन ने बात की। उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक अपन ने वो दोबारा दोहराया है, जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश की स्थापना, मध्य प्रदेश की आकृतियाँ, क्षेत्रफल, ये टॉपिक तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश को जब अपन एक दृष्टि में देख रहे थे तब अपन ने एक टॉपिक को इसको इग्नोर न करते हुए इसे भी अपन ने साथ में मिलाया, ताकि आपको एक ऐसा लेक्चर प्राप्त हो जिसमें आप मध्य प्रदेश को एक ही दृष्टि में कवर कर सकें। तो मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि ये जो आपके टॉपिक्स है इसमें से MPPSC के 2 से 4 क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि वाला ये है और ये अपने जो जिले हैं ये कई बार मध्य प्रदेश के क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि जो आपके टच में हैं, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस या मध्य प्रदेश की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। एक बात और, अगर वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा हो या आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो टॉपिक्स होगा आपके अकॉर्डिंग ही अच्छा चलेगा। क्योंकि अगर आपको जितना अच्छा पसंद आता जाएगा हम उसमें उतनी प्रोग्रेस देते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी अगली वीडियो के साथ होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।